सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6 हम लोगों का चल रहा था। मैंने आप लोगों को काल चक्र बताया था। निकाक से हम लोग याद करते हैं निमेष, काष्ठा और कला, फिर मुहूर्त, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग। इस टाइप से मैंने कल आप लोगों को अष्टांग हृदय और सुश्रुत की टेबल लिखवाई थी, ठीक है। और मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हिंदी के अनुसार माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, ये जो 12 महीने हैं इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इनसे, ठीक है। ये तो हो गया चरक का। अब सुश्रुत अनुसार कैसे करते हैं, तमसु नईश, तप तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज और सह सहस्य, ये सुश्रुत अनुसार ऋतुएं हैं। इनको हम कैसे कोरिलेट करते हैं, इनमें रस की क्या प्रधानता रहती है, कौन सा उत्तरायण है, दक्षिणायन है, चंद्रमा किस में बलवान रहता है, सूर्य किस में बलवान रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्निग्धता किस में रहती है, रुक्षता किस में रहती है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग YouTube में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं पिन कर दूंगी या फिर पर्सनली भेज दूंगी। तो इतना हम सब कवर कर चुके हैं। अब हम आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, सुश्रुत ने कहाँ पे बताई है, तमसु नईस करके मैंने ट्रिक बताई थी। ये सेम चीज़ श्लोक नंबर 6 में आई हुई है। सभी लोग देखेंगे बुक में पेज नंबर 28 और श्लोक नंबर 6, तमसु नईस। सेकेंड लाइन से आप लोग हाईलाइट करेंगे, तेषाम तप तपस्या शिशिरः, जो तप तपस्य वाले महीने हैं वो हम शिशिर से कोरिलेट करेंगे। तप तपस्य अगर सुश्रुत बोल रहे हैं मतलब वो शिशिर ऋतु है, ठीक है, शिशिर ऋतु। मधु माधव 6, श्लोक नंबर 6, मधु माधव वसंत, ठीक है। शुचि शुक्र ग्रीष्म। जैसे मैं ट्रिक से बता रही हूँ ऐसे ही याद करें, 2-3 बार पढ़ें, तमसु नईस, तमसु नईस, तमसु नईस, बहुत इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को। मुझे लगता है जब कल्प स्थान पढ़ा होगा तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई होगी, है ना, नाम याद करने में। 6 वमन वाले योग, फिर 6 विरेचन वाले योग, फिर मैंने आई थिंक उससे ट्रिक्स से भी बताया था हमें कैसे उनकी संख्या याद करनी है। मई कुजी धाकरी से भी याद करवाया था, मदन फल, इक्ष्वाकु, धाम, मार्गाव, कृतवेदन, ये सारी चीज़ें मैंने जो नंबर्स हैं, स्पेशली नंबर्स, वो सारे मैंने ट्रिक से याद करवाए थे, है ना। याद है सभी को, डायग्राम के थ्रू भी याद करवाया था। मदन फल के कितने योग होते हैं, एक है 133 पर 2 काम करता है ना, तो 133, ठीक है। चलो त्रिवृत, त्रिवृत बता पाएंगे, त्रिवृत 3 12 योग हैं त्रिवृत के, 110 है ना। त्रि से हम 3 याद करते हैं और लास्ट में क्या है, वृत। वृत मतलब क्या होता है, गोल होता है ना। तो एक तो हो गया 1 और लास्ट में क्या है, वृत मतलब गोल, तो 110, है ना। इस टाइप से एक शंख का भी याद करवाया था, जी मुँह तक का। जी में कितनी इच्छाएं हैं, किसी की 1 होती हैं, किसी की 2 होती हैं, है ना। अब किसी को इतनी सारी इच्छाएं हो गई, है ना, 4-5। तो इस टाइप से मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स से इतना अच्छे से 12 चैप्टर्स के जो योग हैं वो याद करवाए थे। आई थिंक वो पेपर में भी आए थे आप लोगों के, या फिर कुछ अलीगढ़ में आए थे। मुझे किसी ने पेपर भेजा था तो वो 2 क्वेश्चन थे कल्प स्थान से। तो ऐसे ही हम लोगों को ये ऋतुएं भी याद रखनी है, ठीक है, वरना भूल जाएंगे कि शिशिर में कौन से कोरिलेट करेंगे, नभ नभस्य में किससे करेंगे, तमसु नईस, ये एक फिक्स कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। शुचि शुक्र हम लोग ग्रीष्म से करते हैं, नभ नभस्य वर्षा, ईश ऊर्ज शरद और सह सहस्य हेमंत। ये स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से आचार्य ने ऋतुएं बता रखी हैं, ठीक है। और
हिंदी के महीने भी सभी को पता है। तप तपस्य मतलब माघ फाल्गुन, मधु माधव मतलब चैत्र वैशाख। ठीक है, आप लोग देख लेंगे उसमें। अब जो श्लोक नंबर 7 है, इसमें मैंने रस बताया था, उत्तरायण दक्षिणायन बताया था। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 6, 7 भी उसमें कवर्ड है। तो ये जो 3 ऋतुएं रहती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें जो बल होता है सबसे कम बल किस में होता है? ग्रीष्म में सबसे कम होता है। मीडियम किस में रहता है? वसंत में। और सबसे अधिक बल ठंडी में। अच्छा बल रहता है ना, अच्छा खा लेते हैं, ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, और नींद भी कम आती है। और गर्मी रहती है तो नींद आती है दोपहर में, है ना। ठंडी में नींद नहीं आती है, एनर्जी रहती है, एक अलग एनर्जी लेवल रहता है ठंडियों में। ठीक है, तो बल से हम इसको कोरिलेट करना मैं बता रही हूँ। बल सबसे अधिक रहता है शिशिर में। ठीक है, शिशिर में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है? आज ही मैंने वीडियो में बताया था, हेमंत के बाद शिशिर आता है ना। कोहरा पड़ता है, हवाएं चलती हैं, और ज़्यादा बर्फ़ गिरती है अगर बर्फ़ी इलाके में रहते हैं तो। ठीक है, और तस कल्म, TSKALM, ये मैंने रसों का संयोग बताया था। तो इसी श्लोक में आया हुआ है। टी फॉर तिक्त, टी फॉर क्या है? तिक्ती है। S फॉर कषाय है। K फॉर कटु, A फॉर अम्ल, L फॉर लवण और M फॉर मधुर। तस कल्म, इस टाइप से रस याद करते हैं। ठीक है, कोई और ट्रिक से याद करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि हम इसको कॉमन सेंस से भी याद नहीं कर सकते, टस कल्म से ही याद रखें। ठीक है, अगर शुरू से आप लोगों को कुछ और याद है तो अलग बात है। बाकी TSK आलम ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तेरा संयोग, इस टाइप से जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो याद रख सकते हैं। और चंद्रमा और सूर्य, ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8, ये भी कवर किया था। जो आदान काल की ऋतुएं होती हैं उसमें सूर्य बलवान होता है। आदान मतलब लेना, है ना। सूर्य क्या लेता है? हमारी एनर्जी लेता है। एक वो ड्रिंक का ऐड आता है ना, ग्लूकॉन डी का ही होता है। वो एक बच्चा फुटबॉल खेलता है बाहर धूप में, और जो सन है, सन के मुंह से एक स्ट्रॉ जाती है और वो लड़के के सिर में जाके फिर वो पूरी एनर्जी और पूरा उसका बल जो है वो पूरा खींचता है। याद है किसी को वो ऐड? याद है? यस है मैम। ना। तो उस ऐड से थोड़ा याद रखना। तो आदान काल हमेशा याद रहेगा जब भी गर्मी रहती है। और गर्मी कब रह रही है? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म कब आ रही है? ऊपर वाले सेट में, है ना, 3 वाले सेट में ऊपर आ रही है। तो मतलब वो आदान काल है, उसमें ही सूर्य बलवान रहता है। ठीक है, और अर्क भगवान उसमें पूजित रहते हैं, ये भी चीज़ मैंने बताई थी। इसका जस्ट अपोजिट नीचे हो गया। ठीक है, नीचे क्या है? दक्षिणायन है। जो गति है सूर्य की वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। इसको विसर्ग काल या फिर सौम्य काल भी कहते हैं। अब श्लोक नंबर जो 9 है उसको देखेंगे। इसमें काल चक्र नाम से बोले, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, काल चक्र काल चक्र। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, लिखा तो कहीं नहीं है। तो मैं इसी श्लोक से पढ़ के बोल रही हूँ, इसी को ही आचार्य ने काल चक्र बोला हुआ है। पढ़ेंगे। इन दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों अयनों का मिल 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन 6 महीना रहता है। कुल मिला के ऐसे बोला जाता है कि 6 महीने थोड़ी बरसात या ठंडा वाला मौसम होता है, और 6 महीने गर्मी वाला मौसम होता है। ठीक है, तो उस वे से मैं बढ़ा रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, पर उस माइंड सेट से आप लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करें। जो 6 महीने उत्तरायण और दक्षिणायन, इनको मिला के हम लोग 1 वर्ष 12 महीने बोलते हैं, और वे 5 वर्ष मिलकर युग कहलाते हैं, ना। 5 वर्ष का एक युग होता है, और 2 वर्ष का युग होता है। ये किसने बताया? संग्रह। 2 वाग्भट हैं तो उन्होंने
बोला हम तो 5 नहीं मानेंगे, हम तो 2 हैं तो 2 वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो इसको युग कहलाते हैं। निमेष से लेकर, निमेष है ना पहला, निमेष से लेकर चक्र के समान परिवर्तन भ्रमणशील यह काल किसी के मत से काल चक्र कहलाता है। ठीक है, किसी के लिए नहीं रुकता, एक चक्र की तरह चलता रहता है। ठीक है, श्लोक नंबर 11 की फर्स्ट लाइन में एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करेंगे। तरुणों अल्पवीर्या, जो वर्षा ऋतु की औषधियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? अल्पवीर्यवान होती हैं। इसलिए आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आता है सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में कि वर्षा ऋतु में औषधियों का विधान आप लोगों ने कम सुना होगा, है ना। तो क्योंकि नूतन रहती हैं, नई नई औषधियाँ आती हैं, अल्पवीर्यवान रहती हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, इसलिए हमें कम प्रयोग करना है। और जिस डिसीज़ में ऐसी नूतन चीज़ें कलेक्शन बताया तो उस ऋतु में उस औषधियों का हमें कलेक्ट करना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 हम लोग देखेंगे। छोटा सा डिफरेंस है इसमें। हम लोग पढ़ते हैं चरक का। चरक का कैसे पढ़ते हैं? शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, और ग्रीष्म वर्षा शरद, वर्षा शरद हेमंत, और शिशिर वसंत ग्रीष्म, संचय प्रकोप प्रसर, वात पित्त कफ। ये सभी को क्लियर है? फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे हैं। जिसको भी क्लियर नहीं है वो मुझे बता दे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। किसको क्लियर नहीं है हैंड रेस करेंगे। शशि को नहीं है, ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर क्लियर नहीं है कब दोषों का संचय हो रहा है, कब प्रकोप हो रहा है, कब प्रसर हो रहा है, अगर ये नहीं पता है तो मुझे बताएं। अदरवाइज जब हमें चरक का ही याद नहीं है तो फिर सुश्रुत का कैसे हो पाएगा? नहीं, एक बेस होना चाहिए, उससे हम फिर कंपेयर करें। तो जो हमारा बेस है वो चरक है फिलहाल। ठीक है, अगर हम शल्य पढ़ेंगे तो शल्य का बेस जो रहेगा हमारा वो सुश्रुत रहेगा। सुश्रुत के अलावा फिर जो मान लें मैंने कुछ अष्टांग हृदय का बोला तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा, सुश्रुत ने तो जो शस्त्र हैं वो 20 माने हैं और वाग्भट ने शस्त्र 26 माने हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ सुश्रुत अनुसार 20 हैं, वाग्भट अनुसार 26 हैं, तो ये दो चीज़ें ना याद करने में थोड़ा माइंड को, ये गेम है। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस होती है, माइंड का ये गेम होता है। जब हम कंपेयर करते हैं ना चीज़ों को, सिमिलर या फिर डिफरेंट, तो ही हमारी जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाता है चीज़ों को। तो इस हिसाब के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई एक आप लोगों को रखना है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो भी काय चिकित्सा का क्रिया का पढ़ेंगे तो उसको हमें चरक में बेस रखना है। ऐसे नहीं अभी मैं सुश्रुत का पढ़ाऊँगी तो सुश्रुत का भी आप याद कर रहे हैं और चरक का भी याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्या डिफरेंस है सिर्फ उतना ही याद रखना है। इससे थोड़ा जल्दी हम लोग कोप अप करते हैं, स्मार्ट वर्क होता है, वरना दोनों चीज़ें हम दोनों ही भूल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अभी आप लोगों को 28 शस्त्र पढ़ाने लगूं और मैं सुश्रुत का पढ़ाऊँ ही नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए 28 याद करना। ठीक है, तो ये अभी मैं बोल रही हूँ, समझ नहीं आएगा बट बाद में रियलाइज़ होगा। ठीक है, तो सीतू को नहीं आता, शशि को नहीं आता, लिखेंगे। चलो लिखो, हेडिंग डालना है ग्रीष्म, संचय प्रकोप प्रसर और वात पित्त कफ। ठीक है, क्योंकि ये जो श्लोक है श्लोक नंबर 14 ये बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। ठीक है, इजी नहीं है ये। मैं कोशिश करती हूँ इसमें बताने की, फिर मैं शो करती हूँ आप लोगों को। मैं लिख रही हूँ इसमें।
ग्रीष्म, वर्षा, शरद। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वर्षा, शरद, हेमंत, और शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। वात, पित्त, कफ। संचय, प्रकोप और प्रसर। दिख रहा है ये? दिख रहा है? सीतू, शशि, एबल टू सी? है ना? इस टाइप से आप लोगों को याद करना है। नहीं समझ आए तो मैं और बता दूंगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, हिंदी में। और समझ आए तो बताना, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो श्लोक नंबर 14 देखो। वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म में संचित हुए तथा शरद, वसंत, प्रावृट में कुपित हुए दोषों का मतलब उचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा निर्हरण करना चाहिए। अब इसमें कहाँ संचय हो रहा है, कहाँ प्रकोप हो रहा है, कहाँ प्रशमन हो रहा है, बिना टेबल के ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा याद करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को टेबल से याद करना बता रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ऐसी टेबल सभी बना लें। चरक अनुसार ये टेबल सभी लोग बना लें। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जल्दी से लिखेंगे। थोड़ा उल्टा हो रहा है बट समझ तो आ ही गया होगा। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ये है चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग ये है। क्या डिफरेंस है, सुश्रुत का क्या अलग है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अब आचार्य ने क्या बोला है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बट वर्षा तो बोला ही नहीं है सुश्रुत ने, तो वर्षा की जगह प्रावृट आ जाएगा। ठीक है, प्रावृट लिखेंगे सभी। ग्रीष्म, प्रावृट, शरद, वर्षा, शरद, हेमंत। ये सेम चलता है, वर्षा, शरद, हेमंत। और लास्ट में क्या है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म है, तो शिशिर की जगह हेमंत आ जाता है। ठीक है, तो जो संचय है वो डिफरेंट है। देखो मैम फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना, कंफ्यूजन हो गया सुश्रुत वाला में। मेरा ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। आचार्य ने हेमंत के स्थान पे शिशिर रखा है। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? सिर्फ ये और ये दो डिफरेंस हैं। शिशिर के स्थान पे हेमंत है और वर्षा के स्थान पे प्रावृट है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हो गया? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है।
याद रखें, है ना। वर्षा वाला तो याद ही रहेगा, प्रावृट में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग भी बताया हुआ है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। एज इफ नाउ हम इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो विमर्श की सेकेंड लाइन से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। संचित दोष हरण विधि, इसमें माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत दोष संचयम। ये चरक सूत्र अध्याय 7वें में आ रखा है। श्रावण कार्तिक चैत्र, श्रावण मतलब वात में श्रावण, पित्त का कार्तिक में और चैत्र का कफ में, इनका क्रम से निर्हरण बताया है। ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि कौन पहले आया, सुश्रुत पहले आए या फिर चरक पहले आए। तो जो काल है वो तो पहले चरक का बता रखा है, बट जो सुश्रुत है उनका जो संस्कृतिकरण हुआ है वो बाद में हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं कि सुश्रुत बाद में आए हैं, बट एक्चुअली सुश्रुत पहले हैं। अगर सुश्रुत पहले ना होते तो चरक ने तो कहीं नभ नभस्य और इस टाइप से सहस्य का वर्णन ही नहीं किया है, तो फिर वो अपनी संहिता में कैसे लिख दिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो चरक संहिता में हैं वो हमें ऐसा लगता है कि आचार्य चरक ने सुश्रुत से कॉपी किया है, बट जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ भी हमें चरक का नहीं दिखता है। इसका मतलब यह है कि चरक बाद में आई हैं और सुश्रुत पहले आए हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। नभ नभ, यहाँ सह आया है, नभ आया है, ठीक है। तो ये चरक का चरक में पढ़ेंगे, फिलहाल सुश्रुत का हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 16। ये भी मैंने वीडियो में कवर किया था। हम दिन को जो 3 भागों में विभाग करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, और रात्रि को भी 3 विभागों में विभाग करते हैं। अर्ध मतलब जो स्टार्टिंग वाली रात्रि होती है, फिर अर्धरात्रि, और जो सूर्योदय हो जाता है बिल्कुल एंड वाली रात्रि, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे, यही श्लोक में लिखवा रही हूँ। पूर्वाने, टेबल बनाएंगे एक, पूर्ववाहन। मैंने ये टेबल बनाई हुई है वीडियो में, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो लिख लें, ठीक है। वीडियो में जो भी मैं चीज़ें लिखवाती हूँ वो आपको राइट डाउन भी करनी है, ठीक है। वो इसलिए मैं लिखवाती हूँ ताकि हमारा ये जो समय है ये समय बच जाए और इजीली आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि टेबल में क्या हेडिंग डालनी है, क्या उसमें कोटेशन लिखनी है, तो ये थोड़ा बोलने में और लिखने में फ़र्क हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि आप लोग उसे लिखें और इधर ही स्टिक ऑन करें। लिखेंगे पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन। ऊपर हेडिंग डाल लेंगे समय, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन। अब रात्रि के लिखेंगे प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष। प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष। अब सुबह सुबह हमें कौन सी ऋतु दिखती है, ये आचार्य ने बोल रखा है। पूर्वाहने वसंतस्य लिंगम। लिंगम मतलब लक्षण होते हैं, ठीक है। लक्षण का पर्याय है लिंग। तो वसंत ऋतु जैसे हमें लक्षण दिखते हैं सुबह सुबह ना, ठंडी हवाएं चलती हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, चिड़िया चहचहाती हैं, मोर नाचते हैं। तो लिख लेंगे पूर्वाहन के आगे वसंत ऋतु, ऊपर हेडिंग ऋतु डाल देंगे, ठीक है। फिर मध्याहन, दोपहर में
गर्मी पड़ती है, सूरज आ जाता है सिर में, ग्रीष्म लिख लेंगे। अपराह्न में प्रावृट लिख लेंगे। फिर रात्रि में, प्रदोष में प्रदोषे वार्षिक, वर्षा लिखेंगे। अर्धरात्रि में शरद। और प्रत्यूष, प्रत्यूष का पूछा जाता है, वाइवा में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यूष में हेमंत ऋतु के लक्षण दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यूष और प्रदोष, इनकी ऋतुएं पूछी जाती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। थोड़ा आप लोग स्टोरीज़ के फॉर्म में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हर चीज़ के लिए ट्रिक ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सुबह सुबह वसंत रहता है, फिर ग्रीष्म, फिर शाम को थोड़ी थोड़ी वर्षा हो गई, थोड़ी थोड़ी वर्षा हुई मतलब आगे फिर वर्षा होने वाली है, तो रात्रि के स्टार्टिंग में ही वर्षा ऋतु हो गई। फिर अर्धरात्रि में शरद आ गई, और सुबह सुबह ठंडी लगती है ना बहुत, सुबह सुबह अगर 4 बजे उठ गए तो हेमंत, ठीक है। बाकी अगर अर्धरात्रि याद नहीं हो रहा है, बाकी 5 याद कर लें, एक छोड़ दें तो एक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने वीडियो में भी बता रखा था, अब हमारा इधर भी हो गया। अब आते हैं हम लोग हेमंत, जो ऋतुओं के लक्षण बताए हैं तो उनमें आते हैं। फटाफट से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप सभी लोग वीडियो भी देख चुके हैं, ठीक है। नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फटाफट से मैं एक बार क्विकली बता देती हूँ। हेमंत में क्या पढ़ा था? हेमंत में उत्तर दिशा की वायु चलती है, रजो धूम आकुला दिशा, है ना। रज घूमी शिव जी के आसपास। कौन मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? विनीता करेंगी? विनीता देखिए वीडियो। यस मैम, देखे थे। हाँ हाँ, बताओ हेमंत का। मैम, हेमंत में था कि उत्तर दिशा से वायु आता है, और उसमें प्लांट वाले में आप बताए थे कि नाग रहता है तो उससे बच्चा डरता है, ऐसा कुछ करके रौद्र वाला था। और प्रिय से प्रियंगु था, ऐसे ही कुछ था। हाँ, और नाग से पुन्नाग था, है Yes, ना। ma'am, पुन्नाग। और जो शिव जी हैं, कैसे हम हेमंत को याद रखते हैं? हेम से हमें याद रखना है हिमालय, ठीक है। तो हिमालय कहाँ पे है? ऊपर है ना, नॉर्थ में है। और नॉर्थ में आप लोगों ने देखा होगा शिव जी तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत भी नॉर्थ में है। कैलाश की घाटियाँ, कैलाश पर्वत की बहुत लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। बहुत ठंड पड़ती है उधर, बहुत ऐसी हवाएं चलती हैं। उनके स्पेशलाइज्ड गॉगल्स होते हैं ताकि उन्हें पोलर आइज और यूवी प्रोटेक्शन ये सब ना हो, हवा ना लगे, बहुत हवा चलती है उधर, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत हवा चलती है, तो यहाँ पे रजो धूम आकुला दिशा याद करना है। शिव जी से हमें याद रखना है, शिव जी के गले में सर्प होता है, ठीक है। सर्प से हम लोग याद रखेंगे पुन्नाग, नाग, ठीक है। और शिव जी को क्या प्रिय है? प्रिय है नाग, प्रिय से प्रियंगु और नाग से पुन्नाग, ठीक है। और कुछ लोग फिर देखने लगे सांप को और डरने लगे, कुछ लोग डरते भी हैं सांप से, तो रौद्र, तो रौद्र प्रियंगु पुन्नाग जहाँ भी आ गया आंख बंद करके हेमंत टिक कर देना है, ठीक है। और उत्तर में ही बैठते हैं शिव जी, हेम हिमालय में बैठते हैं। तो ऐसे एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। समझ आया जिज्ञासा? यस मैम। ठीक है। शिशिर ऋतु में क्या है? वात वृष्ट आकुला दिशा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कई बार बारिश हो जाती है ना। तो बारिश हो जाती है तो ये एक्सट्रीम और नेक्स्ट लेवल है। जो शिशिर ऋतु है वो ठंड का एक्सट्रीम लेवल है,
ठीक है। तो शिशिर में कई बार बारिश भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वात वृष्ट आकुला, वृष्ट मतलब वर्षा होता है। बाकी सारे लक्षण शेषम हिम हेम हेमंतवत सर्वम, मतलब हेमंतवत सारे लक्षण, लक्षणम बुध है, समझने चाहिए हमें। ठीक है। अब वसंत में हम लोग कैसे याद किए थे? दक्षिण की वायु चलती है। ठीक है। दक्षिण भारत में बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, गर्मी कम पड़ती है। वसंत ऋतु में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। और उसके लिए विमला भी बोला है, इस वसंत ऋतु के लिए विमला, मल नहीं रहता वायु में। दिशो वसंते विमला। ठीक है। और किंशुक, किंशुक भोज बकुल चूत शोक आदि पुष्पित है। ठीक है। तो ये सारे जो फल हैं, निबोरियाँ आ जाती हैं आम की। ठीक है। बकुल, कमल, पलाश, इन सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। आम में निबोरियाँ आ जाती हैं। फिर क्या होता है? नेक्स्ट वसंत के बाद ग्रीष्म आती है। ग्रीष्म में फिर सब आम खाते हैं। ठीक है। अशोक में भी फ्लावरिंग होती है। तो इस टाइप से हम याद रखेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना ही याद रखना है। ठीक है। लॉस में नहीं जाएंगे, इधर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़िए, याद कर लिए, कोई नहीं रोक रहा है। बट जो भी मैं एक्यूरेट चीज़ें बता रही हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पीजी में। ठीक है। यूजी में तो मुश्किल है ये सब पूछना, बाकी पीजी में इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है। ग्रीष्म में अभी आया था 2022 में आया था ऋतुचर्या का सुश्रुत अनुसार क्वेश्चन। ठीक है। और पान, पान पूछते हैं, चरक में पान पूछते हैं। 3 क्वेश्चन बन गए हैं लगातार पान से। अगर ऋतुचर्या पढ़ रहे हैं तो पान कोई नहीं पढ़ता है ना, पान बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ज्य से ज़्यादा भी पान, कौन सी ऋतु में क्या हमें पान करना है। ठीक है। तो वो भी ज़रूर पढ़ें आप लोग। ऐसे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं जैसे स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक के भी हैं। और पंचकर्म में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेहन स्वेदन। 13-14 जो चैप्टर है ना, उसने बार बार पढ़ते रहा करिए। हर एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पक्का ही है आना। ठीक है। तो जिनका सिलेबस बहुत कम है और जो बहुत इजी हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं, उन्हें ऐसे पढ़ते रहा करिए, तो रिवीजन भी होता जाएगा और बर्डन नहीं होगा। ठीक है। ग्रीष्म में हम लोग ग्रीन से याद करते हैं, ग्रीनरी की कमी होती है, तो जी फॉर ग्रीष्म, एन फॉर नैऋत्य। ठीक है। यहाँ पे सब ध्वस्त हो जाता है, जो भी तृण और घास फूस और जो भी रहते हैं पेड़ पौधे, वो सब ग्रीष्म में ध्वस्त हो जाते हैं ना, सूखा पड़ जाता है। तो ये बता रखा है भ्रांत चक्रावह युगला, भ्रांत हो जाता है, चकवी का जो जोड़ा है वो पानी की खोज में भ्रांत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हेलुसिनेशन, बहुत दूर तक हम देखते हैं रेगिस्तान में या रोड में भी, तो हमें ऐसे तरंगे दिखती हैं पानी की, तो उससे ये कोरिलेट आया है, इसको भी सर्कल कर लेंगे। भ्रांत चक्रावह युगला। और ध्वस विरुत्तीर्ण लता विपर्ण, है ना, सारे विपर्ण हो जाते हैं, सब ध्वस्त हो जाते हैं, सिर्फ घास, सूखी घास दिखती हैं हमें, सब झड़ जाते हैं, पेड़ लताएं सूख जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रावृट, P2 से याद किया था हमने, प्रावृट और पश्चिम दिशा की वायु चलती है प्रावृट में। ठीक है। इसमें कदम, एक कदम वर्षा की ओर से याद किया था, बस थोड़ी सी हिंट होनी चाहिए, बाकी हमें तुरंत क्लिक हो जाता है इसका आंसर क्या है। सही बताऊं तो वर्षा का नहीं पूछा जाता है, वर्षा का याद नहीं करें तो अच्छा है। शरद का भी बहुत कम पूछा जाता है, वर्षा शरद का नहीं पूछा जाता है ना। तो शरद में आप लोग लास्ट 38 श्लोक जो है उसका सेकंड हाफ हाईलाइट कर सकते हैं। बाण सप्तावह बंदूक काश असन विराजिता, इसमें असन आता है। ठीक है। शरद ऋतु में असन आता है। यहाँ पे असन मतलब विजय सार होता है। ये बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक होता है ना, जितने भी योग होते हैं
डायबिटीज़ के उसमें विजयसार होता ही है। ठीक है, तो ये बाण से याद रखें। शरद ऋतु मैंने सप्ताह से बताया था कि एक सप्ताह की छुट्टी पड़ती है शरद ऋतु में दिवाली की। ठीक है, तो सप्ताह जहाँ आ गया आँख बंद करके शरद टिक कर दो। ठीक है, लास्ट हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 40। रोग उत्पन्न होने के पूर्व वसंत ऋतु में वमन आदि विधि से कफ का निर्हरण, शरद में विरेचन का निर्हरण और वर्षा में स्नेहपान बस्ती आदि उपायों से वात का संचय कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं लिखी है, ये सभी कॉमन सेंस है, ये तो पता ही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यंत्र विधि अध्याय। ठीक है, सभी को समझ आया? छोटा सा चैप्टर था, इजी सा। अब यहाँ से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक जितने 6 चैप्टर्स पढ़े, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है? सब समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो अच्छी बात है। जिन्होंने क्लास नहीं की उनको भी बहुत अच्छे से समझ आ गया, इसकी बहुत खुशी है। चलो ठीक है ना, अच्छे से सभी लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। आप खुश रहिए, पढ़ लेंगे हम। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग यंत्र स्टार्ट करने वाले हैं। यंत्र कितने होते हैं? 101 होते हैं। ठीक है, मर्म कितने होते हैं? 105 107 होते हैं। हाँ, 107 होते हैं ना। मर्म का अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, इतना मज़ा आएगा। मर्म पढ़ा भी था हमने, है ना? मर्म का मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, जब मैंने गोविंद पारेख पढ़ाई थी तब मर्म पढ़ाया था। आई थिंक उस टाइम मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था। क्या बताया था ना? डायग्राम के थ्रू। वर्षा, हाँ मुझे याद आया। बहुत शर्म आ रही थी तुम लोगों को अपने डायग्राम्स दिखाने में। यस मैम। है ना? हाँ, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डायग्राम याद हो गए ना तो फिर मर्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। और मर्म एक अपने आप में कैलाश पर्वत है। मर्म याद हो गया मतलब बहुत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद हो गया। आएगा अभी। कौन से स्थान में आता है मर्म? निदान में कि शारीर में कि सूत्र में? एनाटॉमी सब लोग पढ़ के आए हैं? शारीर में आता है। हाँ, शारीर में पढ़ेंगे। गुड। तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं शारीर में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। यंत्र 101 है। यंत्र शतम एकोत्तरम, उसमें प्रधान कौन सा है? हस्तमेव प्रधानतम, हाथ सबसे ज़्यादा प्रधानतम है। क्यों बोला है हाथों को प्रधान यंत्र? हाथ नहीं होंगे तो हम क्या पकड़ेंगे, है ना? हाथ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें फोर्सेप पकड़ना है, कुल्हाड़ी पकड़ना है, या संदंश पकड़ना है, शलाका पकड़ना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हाथ। ठीक है, तो हाथ को प्रधान बोला है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक चीज़ क्वेश्चन आता है, देखेंगे सभी लोग। श्लोक नंबर में आ जाएंगे, श्लोक नंबर 23 में आ जाएंगे। सेकंड लाइन देखेंगे। यंत्रेश्वतः कंकमुखम प्रधानम। अगर प्रधानतम पूछा जाता है, प्रधानतम, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सारी इंद्रियां इधर ही मेरी आवाज़ में। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं और सोचना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर प्रधानतम पूछा जाता है तो हस्त लगाना है। प्रधान यंत्र पूछा जाता है तो कंक मुख लगाना है। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा प्रधानतम यंत्र है और उसमें दोनों ऑप्शन है, तो हमें तो पता है हमें क्या लगाना है? हस्त लगाना है। अगर उसमें कंक मुख आ जाता है और नन भी है उसमें, ठीक है, अगर प्रधानतम पूछा, ठीक है, क्वेश्चन में आया प्रधानतम यंत्र कौन सा है और इसमें हस्त ऑप्शन है ही नहीं और इसमें कंक मुख है और दो और यंत्र हैं, उसमें नन भी है, तो क्या करेंगे? नन टिक कर देते हैं। बट मैंने ऐसे 2-3 एग्ज़ाम में देखा है उसमें कंक मुख को टिक करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो कंक मुख को टिक करता है, नन हम नहीं टिक करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस से ही
हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको सिर्फ हम प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और बताया था, जैसे गुल्म। गुल्म हम जब पढ़ते हैं तो गुल्म में ऐसा बोल रखा है कि वमन नहीं करवाते, बट जब हम पंचकर्म में चिकित्सा में बोल रखा है कि वमन नहीं करवाना, गुल्म हुआ तो, है ना, पेट फूला तो वमन नहीं कराते। अब जब भी हम सिद्धि स्थान में पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि गुल्म में इंडिकेशंस हैं, है ना, करवाते हैं हम लोग वमन। तो अब हम क्या टिक करेंगे, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं दोनों। अब मत तो है चरक का, बट एक किसने बोला है, एक दृढ़बल ने बोला है, एक चरक ने बोला है। बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं उसमें, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है उसमें, फिर हम वमन करा सकते हैं। बट वो क्वेश्चन किसका है, पंचकर्म का है। तो हमेशा क्वेश्चन से पता चल जाता है कि केसी का क्वेश्चन है या फिर पंचकर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि क्या टॉपिक है, तो उसमें हम लोग अगर पहला आंसर जाएगा तो वमन नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। तो इसी में ऐसे ही इसमें भी याद रखना है सभी को। ठीक है, जब प्रधान पूछा या प्रधानतम पूछा तो उसमें हस्त ही जाएगा। कई बार ऐसा भी पूछा है, दोनों ऑप्शन थे और एक बार हस्त ही जाता है, प्रधान बोलें या प्रधानतम बोलें। ठीक है, तो वैसे तो आजकल ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं आते, अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को हस्त ही लगाना है ना। समझ आ गया होगा। अब हम लोग श्लोक नंबर 4 देखेंगे। डेफिनेशन है ये यंत्र और शस्त्र की। तत्र मनः शरीर आबाध कराणी शल्यानी। जो मन और शरीर में हमें आघात करते हैं, आघात मतलब चोट पहुंचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। और तेषाम आहरण उपायो, और जो शस्त्र हैं उनको आहरण मतलब निकालने का जो काम करते हैं उनको यंत्र बोलते हैं। ये चीज़ किस किस को समझ आई, हैंड रेस करें। नहीं आई तो मैं दोबारा बताती हूँ। किस किस को नहीं आई हैंड रेस करें, किस किस को नहीं आई हैंड रेस करें। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, ध्यान से देखेंगे श्लोक। तत्र मनः शरीर आबाध कराणी शल्यानी। जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाते हैं उनको शस्त्र बोलते हैं। शल्यानी लिखा है ना, शल्यानी उनको शस्त्र कहते हैं। कांटा लग गया तो कांटा क्या है, शस्त्र है। पिन लग गया, पिन क्या है, शस्त्र है। अब हम फोर्सेप्स से निकालेंगे, है ना, अपने हाथों की उंगली के नख से निकालेंगे तो नख भी क्या हो गया, अभी हम अनुयंत्र पढ़ेंगे तो नख भी क्या है, एक तरीके का यंत्र है ना, जो भी हमें उस बाधा से हटा रहा है उसको हम लोग यंत्र कहते हैं। ठीक है, तेषाम आहरण उपायो, है ना, जो भी आहरण कर रहा है, निकाल रहा है उस शस्त्र को, उसको हम यंत्र कहते हैं। अब ये बहुत टाइप्स के यंत्र होते हैं। मुख्य तौर से श्लोक नंबर 5 देखेंगे। श्लोक नंबर 5 में आकृति भेद से हम 6 प्रकार के यंत्र देखते हैं, आकृति भेद से। ठीक है, पहला है स्वस्तिक। मैंने इसकी वीडियो डाली है क्या, नहीं डाली, अभी मैं अपलोड कर दूंगी। जस्ट अभी मैंने देखा कि वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की थी, वीडियो बना ली है बट पोस्ट नहीं करी है। तो आप लोग लिखते जाएं ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये। और ये आपका टॉपिक है, मैं पहले ही बता दूँ। आप देखेंगे ना, अपने सिलेबस खोल के देखना आज, ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा आपके शल्य का सिलेबस का टॉपिक है और मेजर टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ये 6 टाइप्स के यंत्र होते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है। आप लिखें ट्रिक, पहले ऊपर लिख लेंगे या किसी पेपर में लिख लेंगे। स्वयं को सताना, ही स्वयं को सताना ही शलाका का उपकार है।
स्वयं से स्वस्तिक, और सताना, स से आएगा संदंश, त से ताल, और न से नाड़ी। ही शलाका का उपकार है, शलाका से शलाका यंत्र है और उपकार से उपयंत्र है। मैं भी वीडियो पोस्ट करूँगी 10 मिनट में, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आप लोग भी लिखिए। स्वयं को सताना ही शलाका का उपकार है। ठीक है, तो स्वस्तिक, अब इनके आगे आप संख्या भी लिखते जाइए, है ना। एक लाइन में एक लिखना है, दूर दूर लिखना है। अभी मैं अंगुल प्रमाण भी बताऊंगी, सुश्रुत अनुसार, वाग्भट अनुसार मैं संख्या भी बताऊंगी, तो हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूर दूर लिखना है, इसलिए मैं बोल रही थी एक पेज में लिखें। पेज में लिख के उसे स्टिक ऑन कर दें, बुक में नहीं लिखना है। कौन कौन बुक में लिख रहा है? बुक में नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। देखो मैंने अपनी बुक में बहुत अच्छे से सारी स्टिकर्स चिपका रखे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस टाइप से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे वो लिख के पेपर में चिपकाना चाहिए, क्योंकि श्लोक से हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाता और हम इतनी जल्दी रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। अभी कोयला जितना घिसेगा बाद में उतना ही शाइन करेगा। ठीक है, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ऐसे मैंने पूरे बुक में, पूरी सुश्रुत, पहला और दूसरा पार्ट, पूरे सुश्रुत में ऐसे ही छोटी छोटी स्टिकॉन्स चिपका रखे हैं। तो इससे मात्र आधे घंटे में और या 1 घंटे में पूरी सुश्रुत सूत्र संहिता याद हो, मतलब रिवाइज हो जाती है। ठीक है, स्वस्तिक में लिखेंगे संख्या 24, श्लोक नंबर 3 में, श्लोक नंबर 6 में आया हुआ है। 24 संख्या है जो मैं बता रही हूँ, वो श्लोक नंबर 6 में है। ठीक है, आप लोग देख के भी लिख सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको एक बार बस बुक बंद नहीं करनी, एक बार पढ़ना भी है। ठीक है, और अच्छे से समझ आती हैं चीज़ें उससे। स्वस्तिक में 24 है, वाग्भट अनुसार भी लिखते जाएंगे। 4 है संख्या वाग्भट के अनुसार। वाग्भट के अनुसार भी 24 ही है। ठीक है, दोनों के अनुसार 24 है। संदंश में लिखेंगे 2, संदंश मतलब फोरसेप होता है। फोरसेप पता है ना, फोरसेप तो 2। ताल यंत्र 2, वाग्भट में लिखेंगे संदंश में 4 और ताल में 2। लिख लिया। ताल क्या होता है? जो आइसक्रीम स्कूप होता है ना, देखा है सभी ने आइसक्रीम स्कूप, ऐसा गोल सा होता है ना, उसे निकालते हैं आइसक्रीम, वो ताल होता है ना। एक ताल द्विताल, इसको हम मछली के तालू से कंपेयर करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अच्छा लगेगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है सारे शल्य, सबसे इंटरेस्टिंग तो शलाका है ना। बड़ा मज़ा आता है शलाका को याद करने में। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे माइंड में याद रखें, क्या फोर्सेप है, क्या ऐसे स्कूप वाला है, क्या क्रूशी फॉर्म है। नहीं समझ आए तो गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी सुश्रुत अनुसार 20 है, वाग्भट अनुसार 23 है। ब्रैकेट में लिख लेंगे +3। ठीक है, 3 ज़्यादा हो गई, +3। और संदंश में भी लिख लेंगे +2।
ब्रैकेट में +2 लिख लेंगे, इजी रहता है पढ़ने में। एग्ज़ाम टाइम में ना वो पेपर ही याद आएगा जो आपने स्टिक किया है, ऐसे पूरा छप के आएगा पेपर माइंड में, ऐसे लिखते जाएंगे जो छपा हुआ है। ठीक है, शलाका लिखेंगे 28 और वाग्भट अनुसार 34, ब्रैकेट में लिख लेंगे +6। उपयंत्र लिखेंगे 25 और वाग्भट अनुसार 19, अष्टांग हृदय अनुसार 19। उपयंत्र, अब ये जो अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, जो लास्ट है ना उपयंत्र वाला, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। उन्होंने उपयंत्र संख्या न देकर अनुयंत्र की संख्या दी है और उसको 21 बोला है। ठीक है, 21 संख्या दी हुई है। अष्टांग संग्रह ने उपयंत्र के स्थान पर अनुयंत्र लिखा है ना, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, सिर्फ एरो करके आप लिखें। ए अष्टांग संग्रह को AS लिखें, अष्टांग हृदय को AH लिखें। ठीक है, 21 सभी का कंप्लीट हो गया? एवरीवन, कुछ छूटा है किसी का? मैम उपयंत्र की जगह क्या बोले हैं? अनुयंत्र। सभी को समझ आ गया? हैंड रेस करें, सब कंप्लीट यहाँ तक? ऑल राइट, श्वेता कंप्लीट, आशा, अपर्णा, नितिश डन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अंगुल प्रमाण लिखेंगे। अंगुल प्रमाण बहुत इजी है, आचार्य ने सिर्फ 3 का ही बता रखा है ना, टेंशन ही खत्म बिल्कुल, बस 3 का बता रखा है, 18, 16, 12। जो स्टार्टिंग की 3 है उसका ही बता रखा है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो स्वस्तिक का 18 है, संदंश का 16 है और ताल का 12 है। 18, 16, 12, 18, 16, 12। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। स्वयं को सताना ही शलाका का उपकार है। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। फिर 18, 16, 12, 18, 16, 12। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो संख्या अपने आप याद हो जाएंगी। अभी मैं बताऊंगी 2 कौन से हैं, 24 कौन से हैं। 24 याद नहीं करने, बट जो शलाका है ना 28 वो ज़रूर याद करनी है। ऐसे 2 बार क्वेश्चन आया है। अभी 2024 में भी शलाका का क्वेश्चन आया था, 2022 में भी शलाका का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शलाका याद करना। इसको हम सॉन्ग के फॉर्म में याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? 18 अंगुल होता है स्वस्तिक, 16 अंगुल होता है संदंश और 12 अंगुल होता है ताल। ठीक है, 12 कैसे याद करो? ऐसे 10 हो गया और 2 और एक्स्ट्रा, इतना बड़ा होता है संदंश यंत्र। ठीक है, ऐसे थोड़ा याद रखेंगे, हो जाएगा इजीली। श्लोक नंबर 7 में देखेंगे, ये काय के बने रहते हैं? प्लास्टिक के, लोहे के, स्टील के। तो आचार्य ने बोला है तानी प्रायशो लोहानी भवंती। लौह यहाँ पे आयरन नहीं है। लौह हम किससे कोरिलेट करते हैं? लौह मतलब धातु है ना, अन्य अन्य धातुओं से यह यंत्र बनते हैं। ठीक है, यहाँ लौह मतलब आयरन नहीं है। तो सामान्य लौह, इतर लौह, इस टाइप से लौह आते हैं रस शास्त्र में, आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, हारीत के अनुसार जो यंत्र हैं वो 12 होते हैं। ये भी आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं बुक में ही। अब इसका श्लोक आता है गुण का। यंत्र और शस्त्र के गुण और दोष दोनों ही श्लोक बाय हार्ट करने हैं, आप लोगों को भी सभी को याद करने हैं। तो ये हम लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं इस क्लास का, और कल तक ये सभी को याद होना है। और मैं तो दावे के साथ कह रही हूँ अभी ही 90% लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है,
कैसे याद करेंगे इसे? मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, सभी की नज़रें जो रहेंगी बुक में रहेंगी। श्लोक नंबर 9। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्षणमुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। ठीक है, आप लोगों को यूजी में क्वेश्चन कैसे आएगा यंत्रों का सविस्तार वर्णन करिए। हमें तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या तो लिखें क्या तो छोड़ें, है ना। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यंत्रों का नाम उल्लेख संख्या बताते हुए नाड़ी यंत्र का सविस्तार वर्णन करें या फिर ताल यंत्र का सविस्तार करें। कोई एक ग्रुप भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को जब भी स्टार्ट करना है डेफिनेशन लिखना है और किसने कितने यंत्र बताए हैं ये लिखना है, फिर गुण और दोष तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये तो इधर से तो हमारा जो बेस है और जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर का वो इधर से ही समझ आ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा है ना। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए गुण और दोष के श्लोक तो याद करने ही हैं, बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे सभी को याद करना है। मैं जब याद करी थी इसको, तो जब मुझसे पूछा गया था तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि पहले सुदृढ़ आता है कि ग्रहण आता है कि रूपाणी आता है। तो मैंने इसका एक फिर नेक्स्ट टाइम एक कोड बनाया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। DPG से हम याद कर सकते हैं। जो सेकेंड हाफ है ना, DPG होती है डिस्प्ले पिक्चर व्हाट्सएप में, तो DPG सुदृढ़ानी, P से सु रूपाणी मतलब R, और G से ग्रहाणी। ठीक है, तो जो R है उसको मैंने P से कर लिया था, तो मैं भूलती नहीं हूँ। R से भी कर सकते हैं, DRG। ठीक है, और जो फर्स्ट हाफ है वो तो बहुत इजी है। समाहितानि यंत्राणि, कैसे होने चाहिए यंत्र? समाहित होने चाहिए, मतलब प्रमाणबद्ध होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे कि पकड़ने में ही नहीं आ रहे हैं और इतनी पतले भी नहीं होना चाहिए कि हम छू ही नहीं पा रहे हैं ना सूची जैसे, ऐसे होने चाहिए। और खर श्लक्षण मुखानी च, खर मतलब खुरदुरे, है ना, आवश्यकता अनुसार खुरदुरे होने चाहिए। और कोई मुलायम मुख वाले भी होने चाहिए, है ना, जो भी कर्म के लिए जो भी प्रशस्त यंत्र हैं वैसे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे खुरदुरा बेकार है, मुलायम अच्छा है, ऐसा नहीं बताया है। ठीक है, जो जिस कर्म के लिए जैसा प्रशस्त बोला गया है वैसा यंत्र होना चाहिए। ठीक है, खर श्लक्षण मतलब मुलायम, मुखानीचा ऐसे मुख वाले होने चाहिए। और सुदृढ़ानी, है ना, जो कैंची है, मान लो कैंची की पिन ही निकल गई, है ना, इतनी कमज़ोर जो 10 रुपए वाली कैंची आती है वैसी ना हो, दृढ़ हो, मजबूत हो, अच्छे लोह से बनी हो, अच्छे लोहार ने बनाया हो, सुदृढ़ हो और सुंदर भी दिखे ना, जंग वगैरह ना हो। और सुग्रहाणी, अच्छे से हाथ में पकड़ में आए। कई बार होता है ना, छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं उसमें हमारी उंगली चली जाती है तो उंगली बाहर ही नहीं आ पाती, है ना। तो ऐसे भी ना हो, अच्छे से पकड़ने में आए, तभी हम अच्छे से कर्म कर पाएंगे, शल्य कर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से होना चाहिए। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत। ठीक है, सभी को पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से। अभी हम 2 बार पढ़ेंगे और पॉसिबल हो पाए तो सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए, साथ में पढ़ते हैं। या फिर मैं एक बार पढ़ूंगी फर्स्ट हाफ, फिर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये याद हो जाएगा। मैं फर्स्ट हाफ पढ़ूंगी, मेरे बाद आप लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, सभी का माइक ऑन होना चाहिए। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्ष्ण मुखानि च। स्टार्ट, सभी लोग माइक ऑन करके बोलें जोर जोर से। स्टार्ट। समाहितानि किसी की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। ठीक है, सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि कार्येत। स्टार्ट।
ओके, ठीक है, ऐसे ही बार बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ठीक है, अभी हम दोष का याद करेंगे, इससे जस्ट डबल है, और फिर यंत्र का याद करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा 2x और डिफ़िकल्ट है। उससे दोष का और 2 लाइन का वो श्लोक है ना, तो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए अच्छे से जो भी आ रहा है उसको करो, साइड में हटाओ, करो, साइड में हटाओ। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये याद करना है। कितने गुण होते हैं? 6 गुण होते हैं। दोष कितने होते हैं यंत्र के? 12 दोष होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को लर्न करना है। ये कल मैं क्लास में पूछूंगी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, बाकी हम जो इसका डिस्क्रिप्टिव मैनर है कल हम इसको कंप्लीट करेंगे यंत्र को। ठीक है, और अगर